हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। स्टूडेंट्स, पिछली वीडियो में हम लोगों ने नया रास्ता का अध्याय 4, 5, 6 पढ़ा था और जिसमें यह जाना था कि धनीमल जी अमित के यहाँ सरिता को दिखाने के लिए तिथि निश्चित करने के गए हुए थे और आखिरकार सरिता को देखने का दिन आ ही गया। अमित के घर में विशेष चहल पहल थी। अमित की माताजी में विशेष उत्साह नजर आ रहा था। माताजी के कहने में आकर शायद पिताजी भी इस रिश्ते में रुचि लेने लग गए थे। अमित की बहन मधु भी अपनी होने वाली भाभी को देखने के लिए उत्सुक थी। घर में सभी उत्साहित नजर आ रहे थे। सिर्फ अमित ही एक ऐसा था जिसके चेहरे पर उदासी छाई थी। घर के सभी सदस्य नए नए वस्त्र पहनकर तैयार हो चुके थे। तभी बाहर से कार के हॉर्न की आवाज़ आई, जिसे धनीमल जी ने मायाराम जी के घर भेजा हुआ था। मायाराम जी, उनकी पत्नी, अमित व उसकी बहन मधु सभी उस कार में बैठकर चल दिए। धनीमल जी की कोठी के बाहर कार रुकी। ड्राइवर ने उतरकर कार का दरवाज़ा खोला। यह सब देखकर मायाराम जी को लगा इस समय वे एक बड़े अफसर से कम नहीं हैं। कोठी का दरवाज़ा खुलते ही जैसे ही उन सब ने अंदर प्रवेश किया, उन्हें लगा मानो स्वर्ग में आ गया हूँ। कोठी के बाहर लॉन में घास मखमल के समान बिछी थी। लॉन में बेंत की सुंदर रंग बिरंगी कुर्सियाँ पड़ी थी। रंग बिरंगे फूलों के गमले कोठी की शोभा में चार चांद लगा रहे थे। तभी उनके ड्राइंग रूम का दरवाज़ा खुला। धनीमल जी बाहर आए। उन सबका विशेष स्वागत किया। घर के सभी नौकर खाकी वर्दी में थे। अनेक प्रकार के मिष्टान, फल व मेवा उनके सामने रखे गए, परंतु सभी को उत्सुकता थी तो बस सरिता को देखने की। तभी मायाराम जी ने सरिता को बुलाने के लिए कहा। सरिता को कमरे में बुलाया गया। उसके साथ उसकी चाची भी आई। सरिता के चेहरे को देखते ही अमित के पैर तले से जमीन खिसक गई। कितनी प्रशंसा की जा रही थी सरिता की, परंतु नाक नक्श में सिर्फ उसकी आंखें ही बड़ी थी। रंग तो मीनू के सामने कहीं ज़्यादा गिरा हुआ था। सरिता को अमित की माँ के पास वाली कुर्सी पर बिठाया गया। माँ सरिता से घुल मिलकर बातें करने लगी। अमित व उसकी बहन मधु चुपचाप बैठे रहे। धनीमल जी व मायाराम जी ने आपस में कुछ बातें की और सब वहाँ से उठकर चल दिए। अमित व सरिता को एकांत में बातें करने का अवसर दिया गया। अमित ने सरिता से कुछ प्रश्न किए। अमित ने सरिता से पूछा, आपकी किस चीज़ में रुचि है? सरिता ने तुरंत ही जवाब दिया, जी मुझे पेंटिंग व कार्ड ड्राइंग में विशेष रुचि है। इसके अलावा आप घर के काम तो कर ही लेती होंगी? अमित ने पूछा। मुझे घर के काम नहीं आते हैं। घर में 4 नौकर हैं, काम करने की कोई ज़रूरत ही नहीं। वैसे मुझे घर के काम में विशेष रुचि भी नहीं है, सरिता ने निसंकोच जवाब दिया। शादी के बाद यदि काम करना पड़ा तो आप किस प्रकार करेंगी? अमित ने सरिता से पूछा। सरिता तपाक से बोली, पिताजी शादी के बाद मेरे साथ एक नौकर भेज देंगे और वही घर का काम करेगा। उसका यह जवाब सुन अमित भौचक्का रह गया। कुछ समय बाद उसने फिर प्रश्न किया, तुम्हारी एजुकेशन क्या है? सरिता ने उत्तर दिया, मैंने 2nd डिवीज़न से BA पास की है। खाने पीने का कार्यक्रम चला। धनीमल जी विशेष आग्रह के साथ सबको खिला पिला रहे थे। अमित का दिल अंदर से कुछ खाने को नहीं था, परंतु सबके विशेष आग्रह पर उसे खाना ही पड़ा। सरिता के पिताजी व अमित के पिताजी में बहुत समय तक बातें होती रहीं। उसके बाद उन्होंने घर के लिए प्रस्थान किया। घर पहुंचते ही सबने सरिता के बारे में अपने अपने विचार प्रकट किए। सबसे पहले माँ बोल पड़ी, क्या बुराई है सरिता में? मुझे तो वो अच्छी ही लगी। रंग ही तो जरा सा गिरा हुआ है, क्या बात है? शादी के बाद तो निखर आता है रंग है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। पिताजी के मुंह से भी धनीमल जी के द्वारा दिए जाने वाले 5 लाख रुपए बोल रहे थे। देखो, लड़की तो देखने में ठीक ही है, क्या बुराई है उसमें? जहाँ तक रंग की बात है, इस दुनिया में 2 ही रंग होते हैं, गोरा या काला। शादी तो सभी की होती है। पर पिताजी, यह तो कोई ज़रूरी नहीं है कि हमारे यहाँ काली लड़की आए। अमित की बहन मधु ने कहा। माँ उसे चुप कराती है। अमित, सरिता के बारे में तुम्हारे क्या विचार हैं? पिताजी ने अमित से पूछा। अमित तो काफ़ी उदास था और उदासी भरे स्वर से बोला, पिताजी आप मुझसे क्या पूछ रहे हैं? आपने मेरी शादी धनीमल जी की बेटी से करने की ठान ही ली है तो कर लीजिए।
जहाँ तक मेरी पसंद की बात है, मुझे तो सरिता बिल्कुल भी पसंद नहीं। बेटे के ये शब्द सुनकर मायाराम जी को लगा कि शायद बेटे के साथ ज़बरदस्ती की जा रही है। एक बार पिता के नाते उनके हृदय में यह भाव उठा कि बेटे की ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ करना उचित नहीं। अभी इसी भाव में डूबे थे कि दूसरी ओर से उनकी पत्नी ने अपने विचार प्रकट किए और कहा, हमारे समय में कौन सा लड़के लड़कियों को दिखाया जाता था, सबकी शादियाँ तो ऐसे ही होती थी। 1 मिनट का मौन रखने के बाद उन्होंने फिर से बोलना शुरू किया, क्या ज़माना आ गया है, आजकल के लड़के लड़कियों की पूछो मत, बहुत दिमाग ख़राब हो गए इनके। ये सभी व्यंग अमित चुपचाप सुनता रहा। पढ़ा लिखा नवयुवक होने पर भी उसमें इतनी साहस न थी कि वह माँ की बात का विरोध करता। माँ के व्यंग उसके हृदय में तीर की भांति चुभ रहे थे, परंतु वह इतना साहस न बटोर पाया कि माँ के आगे कुछ कह सकता। वह चुपचाप अपने कमरे में चला गया। इधर हॉस्टल के आंगन में मीनू अपने सखियों के साथ घूम रही थी। आज कॉलेज में हड़ताल होने के कारण छुट्टी हो चुकी थी। वर्षा की बूंदें पड़ने के कारण मौसम भी अच्छा हो गया था। उन सब से मिलकर यह योजना बनाई कि आज बाहर जाकर चाय पी जाए। मीनू अपनी सहेलियों के साथ हॉस्टल के गेट के बाहर निकलने को ही थी कि इतने में डाकिया दिखाई दे गया। सभी लड़कियों का पूरा झुंड उस डाकिये की ओर दौड़ा। सभी को अपने अपने पत्र की प्रतीक्षा थी। मीनू एक तरफ ही खड़ी रही। कल ही तो उसके पिताजी व माताजी का पत्र आया था, इसलिए उसे किसी पत्र का इंतजार नहीं था। सभी लड़कियां अपने अपने पत्र मांगती हुई आगे बढ़ती जा रही थीं। जिन जिन के पत्र आए थे वे प्रसन्न नजर आ रही थीं, परंतु उसमें एक लड़की उदास थी। मीनू की सहेली माया और उदास लौट रही थी। आज भी उसका कोई पत्र नहीं आया था। लगभग 1 महीने से उसकी कोई चिट्ठी नहीं आई थी, जबकि माया 4 पत्र अपने घर वालों को लिख चुकी थी। उसे चिंता थी अपने माता पिता की कि शायद तबीयत तो खराब नहीं हो गई। मीनू माया की परेशानी भली भांति समझ रही थी। वह जानती थी कि बाहर हॉस्टल में माता पिता से अलग रहकर सिर्फ चिट्ठियाँ ही तो एकमात्र सहारा रह जाती हैं। माया को प्रसन्न करने के लिए मीनू ने चुटकुले सुनाने शुरू कर दिए। उसके मजाक भरे चुटकुले और बातें सुनकर माया के चेहरे पर हंसी झलक आई। अभी वे सभी बाहर जाकर चाय समोसे के बारे में सोच ही रही थी कि इतने में वर्षा तेज हो गई और वे सभी बाहर जाना उचित ना समझी और उन्होंने कैंटीन से ही चाय और समोसे मंगवाना उचित समझा। सभी लड़कियां बरामदे में बैठ गईं। तभी अचानक एक टैक्सी आकर रुकी। उसमें से एक सुंदर सी लड़की निकली। वह मीनू की घनिष्ठ सहेली नीलिमा थी। नीलिमा को पहचानते ही मीनू खुशी से उछल पड़ी। तुरंत ही अपनी कुर्सी से उठकर वह नीलिमा के गले जा लगी। आज कितने दिनों के बाद वह अपनी सखी से मिल रही थी। नीलिमा का मीनू के हॉस्टल की ओर सहेलियों ने भी स्वागत किया और कितना अच्छा लग रहा था उसे वह सब अपनापन। यह सब कल्पना करके ही नीलिमा का दिल प्रसन्नता से प्रफुल्लित हो उठा। चाय पीने के बाद मीनू नीलिमा को अपने कमरे में ले गई। कमरे में पहुंचने पर नीलिमा ने अपना पर्स खोलकर एक कार्ड निकाला और मीनू को दिया। मीनू ने उससे पूछा, यह क्या है? नीलिमा ने कहा, तुम स्वयं ही से खोलकर देख लो। मीनू ने खोलकर देखा तो नीलिमा की शादी का कार्ड था। अरे यह तो तेरी शादी का कार्ड है, मीनू ने उससे कहा। हाँ, मैं तुझे सरप्राइज़ देना चाहती थी। तुझे शादी में ज़रूर आना है। यदि तू शादी में नहीं आएगी तो मैं तुझसे कभी बात नहीं करूँगी, नीलिमा मीनू से कहती है। मीनू कहती है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, मैं तो तुम्हारी शादी में ज़रूर आऊँगी। इतनी सारी बातें करने के बाद तभी नीलिमा एक झटके के साथ उठ खड़ी हो उठी। घड़ी में 5 बज चुके थे। उसे मेरठ से अपने घर भी वापस आना था। मीनू उसे छोड़ने के लिए बाहर तक आई। चलते चलते नीलिमा ने उससे वादा कराया कि शादी में उसे तो आना ही पड़ेगा। नीलिमा को गेट तक छोड़कर आने के बाद मीनू सीधे अपने कमरे में चली गई। उसने शादी के निमंत्रण पत्र को फिर से खोलकर देखा। उस निमंत्रण पत्र को हाथ में लेकर वह फिर अतीत की स्मृतियों में डूब चुकी थी। वह अपने को बहुत ही अभागिन महसूस कर रही थी। कई लड़के उसे देखकर नापसंद कर चुके थे। यह कल्पना करते ही उसका दिल भर आया। तभी उसने अपने को संभाला और अपनी सहेलियों के साथ बाहर चली गई।